हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो थर्मोडायनामिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 61 आज। और इस लेक्चर में, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अब मैं आपको लेके चले जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आगे की सारी डिस्कशन होने जा रही है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, औरों को भी बोलें कि साथ में सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को, हमारे ग्रुप को बड़ा करें। और ये सारा नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवर कर रहा हूं, सारा कुछ आप तक पहुंचा रहा हूं। एक एक छोटी छोटी चीज को आप तक पहुंचाया जा रहा है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना कीजिए, उसमें बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस कई बार निकल कर आते हैं। तो देखो, आज की डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इस एक छोटे से क्वेश्चन के साथ कि जब आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसका एक छोटा सा आंसर देकर फिर आगे बढ़ूंगा। आंसर की क्लैरिटी भी बाद में आपको हो जाएगी। इसका आंसर यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की एक इक्वालिटी के बारे में बताता है कि एक पूरे थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर बराबर होते हैं। याद है ना, मैंने शुरू में बहुत करवाया आपको। लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको लाइन बताई है, रिपीट कर रहा हूं, अपने दिमाग में बिठा लो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स tells about the direction through the concept of एंट्रोपी। एंट्रोपी अभी तक मैंने आपको नहीं बताया ना, आगे बताऊंगा, लेकिन इस बात को दिमाग में अभी यहीं बिठा लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के साथ। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से सेकंड लॉ को डिफाइन किया है। वो सब बेसिकली एक ही हैं। डेफिनेशंस अलग अलग दिखती जरूर है, लेकिन वो है एक ही। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहते हैं ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो सत्य तो एक ही है। ऐसे ही यहां पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी एक ही है, एक ही बात कह रहा है, लेकिन उसको कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस दी हैं, जिनमें सबसे ऊपर हम किन दो डेफिनेशंस को रखते हैं, उन्हीं को मैं इस कोर्स में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ध्यान दो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स को लेकर आपको समझाकर फिर हम आगे की डिस्कशन में चलेंगे। तो आज की डिस्कशन शुरुआत कर रहा हूं मैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के साथ। और घबराना नहीं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट, ये दोनों की इक्विवेलेंस जो है कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दो अलग अलग बातें नहीं, ये भी आपको प्रूव करके बताऊंगा मैं। लेकिन पहले वन बाय वन देख तो लें कि केल्विन ने क्या कहा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा और क्लॉजियस स्टेटमेंट ने क्या कहा। सबसे पहले स्टूडेंट्स शुरू कर रहे हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट आपके सामने ये रही, पढ़ लो जरा एक बार, फिर आपको समझाता हूं क्या कह रही है स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ device operating in a cycle which produces work कंटिन्यूसली बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रेजरवायर। ये रेजरवायर वही है लेक्चर नंबर 60, जो पिछला लेक्चर है थर्मल एनर्जी रेजरवायर सोर्स सिंक, मैंने डिस्कस किए थे ना। छोटी सी क्लिप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको जरा एक बार प्ले करके देख लेना, ठीक है। वही रेजरवायर की बात है। तो क्या कहा इसमें, अभी समझा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया, तो जुड़े रहो साथ में। मान लो हमारे पास एक थर्मल एनर्जी का रेजरवायर है, सोर्स है। सोर्स का मतलब है जिसमें से हम हीट निकाल सकते हैं। अब एक और चीज है हमारे पास, वो क्या है, एक डिवाइस है। ये डिवाइस है, वो ये डिवाइस क्या कर रहा है, ये डिवाइस इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, इस सोर्स के साथ। इट इज एक्सट्रैक्टिंग सम हीट फ्रॉम दिस सोर्स। ये है आपके पास डिवाइस, ठीक है। और ये डिवाइस क्या कर रहा है, इस सोर्स में से हीट कुछ खींच रहा है। मान लो वो क्यू है, हीट, क्यू क्या है, हीट। एक साइकिल में जो हीट खींच रहा है वो है डिवाइस, एक साइकिल में, एक थर्मोडायनामिक साइकिल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, आपको क्लैरिटी दे रहा हूं मैं। आपके पास जो आईसी इंजन्स हैं, है ना, पेट्रोल साइकिल के ऊपर बेस्ड है या डीजल साइकिल के ऊपर बेस्ड है, वो कैसे काम करते हैं आपको पता है ना। 4 प्रोसेसेस होती हैं, है ना। सबसे पहले सक्शन होता है, ठीक है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। वो आपके पास 4 प्रोसेसेस बनती है ना, इतना तो पता होगा
आपको। तो इस तरह से 4-4 प्रोसेसेस मिलके आपको एक साइकिल दे रही है ना, एक साइकिल पूरा हुआ, फिर से दूसरा साइकिल, फिर से तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल। अगर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आपने गाड़ी को लगातार चलते रखना है तो वो साइकिल लगातार चलता रहेगा। साइकिल रुका तो गाड़ी रुकी, बात समझ में आई ना। तो अगर आपको लगातार वर्क चाहिए, साइकिल में से क्या निकल रहा है, इंजन में से क्या निकल रहा है, वर्क ही तो निकल रहा है, मैकेनिकल वर्क ही तो आ रहा है ना, जिससे आपके व्हील्स घूम रहे हैं। तो अगर आपको लगातार मैकेनिकल वर्क चाहिए तो साइकिल का लगातार चलता रहना जरूरी है। थर्मोडायनामिक साइकिल का चलते रहना लगातार जरूरी है। तो मान लो ये डिवाइस साइकिल में चल रहा है, साइक्लिकली चल रहा है, और हर एक साइकिल में ये कितनी हीट रिसीव कर रहा है सोर्स से, क्यू हीट रिसीव कर रहा है। इतना समझ में आया। अब चलता हूं डेफिनेशन में। केल्विन प्लैंक ने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, ऐसा कोई भी डिवाइस बनाना, डेवलप करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कैसा, ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, जो कि एक साइकिल में ऑपरेट होता रहे। साइकिल समझ में आ गया ना अब आपको, मन की लगातार चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे, विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली, जो लगातार वर्क आपको देता रहे, साइकिल में चलता 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 लगातार वर्क आपको देता रहे। लेकिन कैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रेजर्वायर, यानी हीट एक्सचेंज करके एक सिंगल रेजर्वायर के साथ। यहां पर क्या है, यहां पर एक सिंगल ही तो है रेजर्वायर, एक सोर्स एक ही है ना, 2 रेजर्वायर तो नहीं है ना, 3 तो नहीं है ना, एक रेजर्वायर है, सिंगल रेजर्वायर है, वो सोर्स है, सिंक है, जो भी है। तो मान लो सोर्स है, तो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ये डिवाइस, मतलब इसमें से हीट ले रहा है। और हम कह रहे हैं ये डिवाइस कंटिन्यूसली चल रहा है, हर साइकिल में चल रहा है, और हर साइकिल में आपको वर्क भी दिए चले जा रहा है, वर्क भी दिए चले जा रहा है। बस इतना ही सेटअप है। एक डिवाइस है, लगातार चले जा रहा है, चले जा रहा है, इस सोर्स से हीट लिए जा रहा है, एक साइकिल में क्यू हीट ली और वर्क दिया, एक साइकिल में क्यू हीट ली, डब्ल्यू दिया, क्यू हीट ली, डब्ल्यू दिया। तो ऐसा चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए कंटिन्यूसली। सो दिस इज impossible to develop such a device. This is Kelvin Planck statement of second law. यही सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। समझ आ गया? अच्छा सुनो ध्यान से एक बार और। क्यों यहां से अगर हीट इसने ली है डिवाइस ने एक साइकिल में और वर्क दे दिया W, और कोई रेजर्वायर साथ में नहीं है जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जितनी हीट लेगा वो सारी की सारी वर्क में अपीयर होगी ना। फिर Q शुड बी इक्वल टू W। अगर ये जो चीज है आपके सामने नजर आती है, देन Q इज इक्वल टू W, ऐसा होना चाहिए फिर, ठीक है ना। इसने भाई जितना लिया उतना फिर दे भी तो रहा है। तो यही जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये आपको इस फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप सच अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली, बाय कन्वर्टिंग 100% ऑफ हीट इनटू 100% ऑफ वर्क। बात समझ में आई? एक रेजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट किए चले जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, 100% वर्क 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% वर्क 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाओ, एकदम से ब्रेक लगाओ, वर्क किया ना मैकेनिकल वर्क, वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो गया। बट 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ध्यान दो, 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। 100% वर्क 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता था। आ गई ना बात डायरेक्शन की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्शन की बात करता है, इसीलिए सेकंड लॉ को डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। और दूसरी बात, यहां पर अगर मान लो सोर्स की तरह से कोई एक और रेजर्वायर होता, मान लो सिंक है जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा होता, तब जितनी हीट क्यू इसने खींची है डिवाइस ने एक साइकिल में, उसका कुछ हिस्सा तो वर्क में चला जाता, बाकी का जो हिस्सा है वो सिंक में रिजेक्ट हो जाता, बाकी का हिस्सा सिंक में रिजेक्ट हो जाता। तब क्या होता? 100% आपको हीट जो इसने रिसीव करी थी वो वर्क में नहीं गई, उसका कुछ हिस्सा वर्क में और कुछ हिस्सा बाकी का कहां गया? एग्जॉस्ट में चला गया।
सिंक में चला गया। वो तो पॉसिबल था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी हीट ली उतना ही वर्क मिल जाए। वो तभी होगा ना एक रेजर्वायर के साथ काम करेगा अगर ये, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें छोटी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है। लेक्चर वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से प्ले करना और एक एक बात को समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तकरीबन सारा कुछ मैंने कह दिया है जो यहां पर कहना था। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में बाकी है तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपकी वो कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने शुरुआत कर दी सेकंड लॉ की केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के साथ। क्लॉजियस स्टेटमेंट की डिस्कशन करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी देख लेना। उसके बाद इक्विवेलेंस के ऊपर हम चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर से कह दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक किया कीजिए, उसमें आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में क्लॉजियस स्टेटमेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।